हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ये प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है बच्चे। इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो क्वेश्चन डिपेंडेंट है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जैसे हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा है अंडर 10th में, आप थोड़ा सा अगर उसको एनालाइज कर लें तो ये चैप्टर भी कुछ उसी के पैटर्न पर है। नंबर सिस्टम के अंदर बच्चे हमने देखा है कि आज तक हमने सिर्फ 10 डिजिट्स के बारे में पढ़ा है, 0 से लेके 9 तक। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि हम कितने नंबर्स के बारे में जानते हैं तो वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। टोटल नंबर का काउंटिंग अगर हम करना चाहें तो वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट्स। अगर आप 1 से भी स्टार्ट करेंगे टोटल इंटीजर को तो 1 2 3 4 काउंट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे इसके अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न है, अगर हम बात करें सिर्फ क्वेश्चन का, तो इसके भी कुछ इसी तरह के सिचुएशंस हैं कि अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो इसके कुछ पैटर्न्स फिक्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको आपको समझना होता है और उसके बेसिस पर आप इसमें खुद ही क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, परमुटेशन कहने का मतलब होता है अरेंजमेंट। अक्सर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं अपने रियल लाइफ के अंदर कि चीजों को अरेंज करना है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, अभी हम लोग देखते हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अक्सर इस चीज को भी हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। कहां पर देखते हैं अक्सर सिलेक्शन को, तो जहां पर कुछ मटेरियल हमको एक साथ दे दिया जाए। खासकर आप लोग क्रिकेट मैच के अंदर देख सकते हैं कि अगर हमको बोला जाए कि किसी टीम का फॉर्मेशन करना है तो वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि आज इंडियन टीम का सिलेक्शन होगा। तो बच्चे अगर सिलेक्शन का बात किया जाए और अरेंजमेंट का बात किया जाए, ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के काफी करीब है, ठीक है। इन दोनों को समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम का ही एग्जाम्पल ले लें। इंडियन क्रिकेट टीम का अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो सिलेक्शन वर्ड जब हम यूज करते हैं, चीजों को कंसीडर करते हैं वहां पर, तो उसके अंदर हम लोग ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए अरेंजमेंट का, उसमें हम लोग को ऑर्डर को कंसीडर करना पड़ता है। ये क्या बात है, यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये विदाउट ऑर्डर होता है। इसके अंदर हम लोग ऑर्डर कंसीडर नहीं करते हैं, विदाउट ऑर्डर। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें हम लोग ऑर्डर कंसीडर करते हैं, विथ ऑर्डर। थोड़ा सा इसी को ही समझ लेते हैं कि बच्चे अगर यहाँ पर हमको कोई 3 पर्सन दे दिया जाए ABC और किसी 2 का सिलेक्शन करना हो, जैसा कि हम बात वर्ड कर रहे हैं यूज सिलेक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन का पार्ट हो गया ये। तो कहता है कि यहाँ सिलेक्शन करना हो किसी 2 का, तो 2 कोई भी हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, AB हो सकता है, BC हो सकता है और AC हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे हम AB बोलें BA बोलें, एक ही बात है कि हमने 2 को सिलेक्ट किया AB को, तो वहां पर BA भी बोलेंगे तो वही AB ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर को नहीं मायने रखा है, यहाँ पर किसको हम ले रहे हैं पहले, किसको बाद में ले रहे हैं, इसका हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम इस चैप्टर के अंदर चीजों के बारे में बात करेंगे तो हमको काम नहीं करना है, उस काम के तरीके के बारे में बात करना है। जैसे अगर हमने आपको बोला कि 3 में से 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो सिर्फ AB का ही होगा, इसका मतलब C का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हमने अगले वाले में BC लिखा है, यहाँ पर C को लिखा है, तो ये मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमने बच्चे सिर्फ तरीके के बारे में बात किया है कि हम आपसे जो पूछा जाएगा या हम जो आपको बताना चाह रहे हैं कि हमसे ये पूछा जाएगा कि 3 में से 2 बंदे को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि सिलेक्शन से पहले का ये प्रोसेस है, किसी भी काम के होने से पहले हम उसके बारे में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है कि हम कितने तरीके से काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने तरीके से हुआ, 3 तरीके से। बात किया जाए अगर अरेंजमेंट का बच्चे, तो अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमको इसी 3 में से किसी 2 बंदे को किसी 2 चेयर पर बिठाना हो, अब ये चेयर फिक्स है, ये पहला चेयर है, ये दूसरा चेयर है, तो पहले तो 2 बंदा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने AB को सिलेक्ट किया, अब AB को जो सिलेक्ट किया है कि A और B हमारा बंदा है जो इस चेयर पर बैठेगा, तो कौन किस पर बैठेगा ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है A पहले बैठेगा, B बाद में बैठेगा, या B पहले बैठेगा, A बाद में बैठेगा। तो यहाँ AB जो है वो 2 तरीके से लिखा जाएगा, AB और BA। यहां पर हमने ऑर्डर को कंसीडर कर लिया। इसी तरह अगर हम बात करें BC का, तो BC के केस में भी या तो B पहले C बाद में, या C पहले B बाद में। अगर हम बात करें AC का, तो इसमें भी या तो A पहले C बाद में और या तो C पहले A बाद में। टोटल कितना होगा बच्चे, तो 2 2 2 6 हो जाएगा। बच्चे आपने थोड़ा सा अगर गौर किया होगा यहाँ पर, तो हमने आपको क्या बोला है कि इन 3 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे तभी जाके अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट का जो केस होता है उसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर पहले करना पड़ता है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें फंडामेंटली आपको जानना है। सबसे पहला
कि जब हम बात करेंगे सिलेक्शन और अरेंजमेंट का, तो सिलेक्शन का अगला स्टेप होता है अरेंजमेंट। जैसे अगर हम किसी टीम का फॉर्मेशन करें तो वो सिलेक्शन है कि हमको जब किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए टीम को फॉर्म करना होता है तो अक्सर 15 प्लेयर का टीम हम लोग लेते हैं। उस 15 प्लेयर में किसी का भी नाम अगर आगे पीछे ले लिया जाए उससे उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलता है, मतलब वहां ऑर्डर कंसीडर नहीं किया गया है। लेकिन वही 15 प्लेयर में से अगर हम लोग खेलने के लिए भेजते हैं तो उन 11 प्लेयर को पहले सिलेक्ट किया जाता है जो खेलेंगे मैच, और उसमें एक एक करके ऑर्डर डिसाइड किया जाता है कि पहले कौन जाएगा, ओपनर कौन होगा, फर्स्ट डाउन कौन होगा। तो ये जो है ये अरेंजमेंट हो गया। ये जो 11 प्लेयर हम लोग लिए हैं उसका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया कि हम लोग उसको प्लेस कर रहे हैं कहीं पर। अगर यहाँ पर 4 पेन रखा है उसमें से 3 पेन को उठाना है तो उठाने का जो प्रक्रिया है वो सिलेक्शन है, लेकिन उसको कहीं पर रखना है अगर तो वहां पर सजाना हो गया, मतलब उसको अरेंज कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। अब इसमें हमको करना नहीं है, जैसे हमको ये नहीं कि उसमें से 3 पेन को उठा के रख देना है, ये नहीं करना है, बस उसको करने से पहले बताना है कि हम कितने तरीके से कर सकते हैं। अक्सर इसमें हम लोग वेज बोलेंगे कि 3 वेज 2 वेज, काम को कितने प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। ये बच्चे कुछ फंडामेंटल टर्म्स थे इसके टॉपिक के बारे में जो हम अंदर देखेंगे। अब क्या है कि ओवरऑल में आप इसको अगर देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आपको चीजों को काउंट करना है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर चीजों को काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग के अंदर अक्सर 2-3 चीजों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहला कि जब भी हम किसी नंबर को काउंटिंग करते हैं, किसी भी एलिमेंट का काउंटिंग करते हैं तो वो इंटीग्रल होता है। कहने का मतलब कि हम लोगों को बोला जाता है कि 4 पेन उठाओ, 3 पेन उठाओ, यहाँ पर नंबर जो है वो क्या है, इंटीग्रल है। दूसरा, नंबर जो होता है वो 1 डायरेक्शनल होता है। 1 डायरेक्शनल कहने का मतलब मैथ के अंदर अक्सर बाई डायरेक्शनल चीजों को प्लस माइनस से शो किया जाता है, 1 डायरेक्शनल चीजों को सिर्फ पॉजिटिव रखा जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग कभी भी पेन को काउंट करेंगे तो 2 पेन 3 पेन तो ये प्लस में पॉजिटिव में, -2 पेन नहीं बोला जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि -2 पेन को उठाना है, ठीक है। अब है कि अगर हम लोग लार्ज स्केल में चीजों को काउंट करें बच्चे तो हमारे कैलकुलेशन में 2 तरह का ऑपरेटर यूज होता है, एक एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। अंडर 10th में कई बच्चे आप लोग जानते होंगे कि एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन को एडिशन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 3 है। हम ये कह सकते हैं कि हमको 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 को 2 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। कहने का मतलब कि जब हम लोग चीजों को ऐड करते हैं, काफी लार्ज स्केल में चीजों को ऐड करना हो तो अक्सर हमको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो आज हम लोग पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फंडामेंटल चीज हमको हेल्प करता है बच्चे कैलकुलेशन में, चूंकि हम लोग लार्ज स्केल पर चीजों को काउंट करेंगे, वो है हमारा फैक्टोरियल। हमने एक नया वर्ड यहाँ इंट्रोड्यूस किया है काउंटिंग के अंदर, ये है हमारा फैक्टोरियल। बच्चे इसको इस तरह सिंबल किया जाता है किसी भी नंबर के ऊपर, या फिर हम लोग इस तरह भी इसको सिंबल कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन। कहता है इसका मतलब होता है जो भी नंबर यहां दिया जाएगा उस नंबर से लेके 1 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन। हम लोग बात इंटीजर का कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो n से लेके कहां तक का मल्टीप्लिकेशन, n-1 n-2 ऐसे चलते हुए 3 × 2 × 1 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि 5 फैक्टोरियल कितना होगा तो बच्चे 5 से 1 तक इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कितना लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना, 120, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब कि 4 से लेके 4 × 3 × 2 × 1, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 24। अगर आप इन दोनों फैक्टोरियल को ही थोड़ा सा एनालाइज कर लें, अगर आप इन दोनों को ही ध्यान से देखें तो बच्चे ये जो 4 फैक्टोरियल का टर्म है वो इस 5 फैक्टोरियल के अंदर भी है। बस थोड़ी थोड़ी चीजों को आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको इसी को यूज करना होगा हर क्वेश्चन में। तो यहां थोड़ा ध्यान देना है कि जो बड़ा नंबर का फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल में। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 × 4 फैक्टोरियल, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं 5 × 4 × बच्चे 3 से लेके 1 तक के मल्टीप्लिकेशन को 3 फैक्टोरियल। हम ये कह सकते हैं बच्चे कि किसी भी बड़े नंबर के फैक्टोरियल को उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको n फैक्टोरियल के बारे में ही बोला जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n × n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ n-1 n से छोटा है,
इस प्रॉपर्टी के द्वारा ही अक्सर हम लोग इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेशन के लिए सबसे हेल्पफुल है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए इसको जनरेट हमने किया है, जैसा कि हमने बताया कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का पॉसिबल है और इसके अंदर निगेटिव या फ्रैक्शन का वैल्यू हमको नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। रीजन क्या है बच्चे, कि हम जानते हैं कि काउंटिंग जो किया जाता है वो सिर्फ इंटीग्रल टर्म में किया जाता है और हम लोग पॉजिटिव साइन ही उसके लिए इंडिकेट करते हैं बस। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो क्या हम n-1 के फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n, और अगर हम यहां पर n के जगह 1 पुट कर दें तो यहां पर एक और रिलेशन आ जाएगा 1 - 1 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल बाय 1, जो कि कितना आएगा 1। तो बच्चे अभी तक हमने क्या बोला था कि फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का ही पॉसिबल है, लेकिन उसमें हम लोग एक और इंटीजर को इंक्लूड कर लेते हैं, वो है 0। बच्चे इस चीज को कंफ्यूज मत होना है, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर 0 नहीं आता है, ठीक है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। लेकिन अगर हम बात करें फैक्टोरियल का तो 0 फैक्टोरियल को हमने इस प्रॉपर्टी के द्वारा देखा है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो फैक्टोरियल सिस्टम के अंदर 0 के अलावा अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर देगा तो उसका तो हम लोग इस सिस्टम के द्वारा जो अभी हमने आपको लिखाया n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1 के द्वारा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 फैक्टोरियल का कहीं हम यूज करेंगे तो उसके जगह कितना यूज करेंगे 1, ठीक है। हमको बच्चे क्वेश्चन के अंदर फैक्टोरियल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है थोड़ा सा यहां ध्यान ये रखेंगे कि अक्सर बड़े नंबर के फैक्टोरियल को छोटे नंबर के फैक्टोरियल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर हमको लिख के दे दे कि 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, तो ये बड़े नंबर के फैक्टोरियल का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है छोटे वाले में। क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा 90, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर और इस चीज को याद रखेंगे। अक्सर कहीं भी अगर हम कैलकुलेशन करना है तो पूरे क्वेश्चन में जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टोरियल के टर्म में बड़े नंबर के फैक्टोरियल को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए, ये तो पहला टर्म हो गया जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। दूसरा टर्म है कैलकुलेशन का प्रोसीजर। कि बच्चे हमने आपको बोला है कि हम लोग एडिशन को भी यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को भी यूज करते हैं। लार्ज स्केल पर जब डाटा को कैलकुलेट करना हो तो एक ही टर्म को बार बार ऐड करने से बेहतर है उसको हम मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन अब इस चैप्टर में कहां पर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चन जो होगा वो लैंग्वेज बेस में होगा। अब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कहां पर मल्टीप्लाई करना है, कहां पर ऐड करना है। तो इसके लिए हमने 2 थ्योरम लिखा है, ठीक है। इन 2 थ्योरम के द्वारा ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इजीली। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बस इसके बारे में आपको याद रख लेना है कि इफ वर्क इज डन पार्ट वाइज, इफ वर्क इज डन पार्ट वाइज देन मल्टीप्लिकेशन अकर्स, मल्टीप्लिकेशन अकर्स। दूसरा जो हमारे पास है एडिशन थ्योरम, जो हमको बताता है कि कहां पर ऐड करना है। काउंटिंग के अंदर मेनली हम यही 2 ऑपरेटर यूज करेंगे कि या तो हम ऐड करेंगे चीजों को या तो मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन कहां पर करना है, तो इफ वर्क इज रिपीटेड, इफ वर्क इज रिपीटेड देन एडिशन अकर्स, देन एडिशन अकर्स। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है। पहला चीज तो ये कि ये वर्क क्या है भाई। तो बच्चे यहां वर्क कहने का मतलब जिस चीज के बारे में हमसे पूछा जाए या जिसके बारे में हम बता रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर किसी चीज के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, काउंटिंग किसका करना है, तो जिसका भी आप काउंटिंग कर रहे हैं वो आपका काम हो गया, वो वर्क हो गया। अगर वो वर्क पार्ट वाइज होता है तो यहां पर हम चीजों को पार्ट वाइज काउंट करके मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो वर्क रिपीट हो रहा है
तो यहां पर हम उसको ऐड करेंगे। इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा बच्चे हम लोग काफी इजीली इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लीजिए अगर हमको यहां पर बोला जाए, ऐसे समझो बच्चे कि मान लीजिए आपको घर से पटना आना हो। ठीक है, कहाँ आना है? पटना। ये आपका घर हो गया और आपके पास आने के बारे में जो है अगर ये इंफॉर्मेशन हो कि यहां से यहां तक या तो बस आती हो या फिर ट्रेन आती हो, तो बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए कि घर से आप पटना कितने तरीके से आ सकते हैं, तो ये हम नॉर्मली देख सकते हैं यहां पर कि या तो बस से आ सकते हैं या तो ट्रेन से आ सकते हैं। तो ये कितने तरीके से हो गया? 2 वेज। यहां पर हमने चीजों को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि अगर हम इस बस में बैठ जाते हैं, हमको क्या जाना है? घर से पटना जाना है। काम क्या दिया? पटना पहुंचना। तो अगर हम इस बस पर बैठ जाते हैं तो ये बस हमको पटना पहुंचा देगा। अब इस ट्रेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही के द्वारा काम पूरा हो गया। तो इसलिए हमने इसको पूरी 1 काउंट किया। ठीक है, और फिर जब हम इस ट्रेन वाले पर देखते हैं तो ट्रेन पर भी बैठते हैं तो भी हम पटना पहुंच जाते हैं, इसको भी हमने 1 काउंट किया। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो काम चूंकि पूरा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं कितने तरीके से होगा। तो हम लोग यहाँ रिपीटेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ऑप्शन काउंट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ ऐड कर देना है 1 + 1 कितना? 2 वेज। ठीक है, यहां पर हमने कौन सा थ्योरम यूज किया? एडिशन। लेकिन बच्चे अगर हम यहीं पर बात करें कि अगर अब आपको कुछ ऐसे दे दे कि ये आपके घर से पटना के लिए 2 ऑप्शन तो है ही, एक ट्रेन है और एक बस है, लेकिन आपको पटना के आगे भी अगर जाना हो, मान लीजिए हमको दिल्ली का जाना है, तो दिल्ली के लिए पटना से हमको एक ट्रेन भी मिल सकता है, एक बस भी मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं ना। तो अब अगर ये पूछा जाए कि हम लोग होम से पटना कितने तरीके से जा सकते हैं, हमको यहां पर सिर्फ तरीके के बारे में काउंट करना है। ये कितने तरीके से होगा बच्चे? बाय ट्रेन या बाय बस? 1 + 1 कितना? 2 वेज। अगर हमसे पटना से दिल्ली पूछा गया होता कि पटना से दिल्ली कितने तरीके से जा सकते हैं, तो यहां भी या तो ट्रेन से या तो बस से या तो प्लेन से काउंट करेंगे। इस ट्रेन पर बैठेंगे तो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे, बस पे बैठेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, प्लेन पर बैठेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। हमारा काम पूरा हो जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है तो हम लोग ऐड कर लेंगे। और ये कितने तरीके से होगा? 3 वेज। लेकिन अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप घर से दिल्ली कितने तरीके से जा सकते हैं, होम से दिल्ली कितने तरीके से जा सकते हैं, यहां थोड़ा ध्यान देना है। तो बच्चे इस ट्रेन में बैठने से आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, इस ट्रेन में बैठने से कहां पहुंचेंगे? पटना। काम पूरा हुआ? नहीं हुआ। या फिर इस बस में बैठने से आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? पटना। काम पार्ट में ही हुआ, इतना ही हुआ। तो यहां पर काउंट कर लेंगे पहले कितने तरीके से पटना? 2 वेज। पटना से दिल्ली कितने तरीके से? 3 वेज। और अब डिसाइड करेंगे कि इस पार्ट को और इस पार्ट को जब एक साथ लाते हैं तब ये काम पूरा होता है। काम पार्ट वाइज हो रहा है तो इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 6 वेज। अगर हम देखना चाहें कैसे, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि हम घर से पटना ट्रेन से आ जाएं और उसके बाद भी ट्रेन से चले जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर से पटना ट्रेन से आए, आगे हम बस ले लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर से पटना हम ट्रेन ले लें लेकिन आगे प्लेन ले लें, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि घर से पटना ही हम लोग बस से आए और आगे ट्रेन लें, या शुरुआत में बस लें फिर हम लोग बस ले लें, शुरुआत में बस लें या तो प्लेन ले लें। तो बच्चे यहां पर तो काउंट करके हमने बता दिया टोटल कितने वेज हो गए? 6। लार्ज स्केल के चीजों को हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो वहां पर याद रखेंगे कि अगर किसी एक काम को शुरू किए लेकिन वो काम पूरा फाइनल नहीं हुआ, जैसे हमको घर से दिल्ली जाना था, हम यहां तक ही पहुंचे, पटना तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की चीजों को पहले काउंट कर लेते हैं, फिर इसके आगे वाले को काउंट कर लेंगे। बस जब हमारा काउंटिंग हो जाएगा तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा।
ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग इसको यूज करेंगे और जब हम क्वेश्चन आपको बताएंगे तो वहां पर ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कई तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेशन, इवन हम लोग नंबर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वर्ड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं किसी भी वर्ड का कि डिक्शनरी के अंदर उसका पोजीशन क्या हो सकता है, काफी इसमें वेरिएशन है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको। ये लास्ट वाला काट दीजिएगा।